क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 10 मार्च आ रहा है अखिलेश, और आप लोग कह रहे हैं कि करो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। देखिए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च भाजपा सरकार। सीधी सी बात ये है, अखिलेश जी को चिंता होना स्वाभाविक है। बेचारे 5 साल में से 4.5 साल तो क्वारंटाइन रहे हैं। आखिर के 6 महीने में भी जो चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है थोड़ी सी, बाकी कुछ जो समाजवादी इधर था वो नालियों में बह गया, अभी हम सबने देखा है, दीवारों से तहखानों से निकल गया है। तो अब वो चिरौरी कर रहे हैं कि जो है हमको जो है स्पेस जो है टीवी पे भी मिल जाए, आरक्षित कर दिया जाए उनका स्पेस। ठीक है, सभी राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए, नहीं, सही बात है, लेकिन इतना भी जनता सवाल कमजोर न कर पूछेगी। दीजिए कि लड़ाई में मजा ना आए। जनता पूछेगी कि आप 5 सालों में 4.5 साल कहाँ थे अखिलेश जी। पूछेगी कोरोना के टाइम पे आप लंदन में बैठ के क्या कर रहे थे, ये पूछेगी उनसे जनता। और आप वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का जो चेहरा है, वो कोरोना होने के बावजूद वे लगातार जो है जो समीक्षा करते रहे, यहाँ तक कि अपने पिता की मृत्यु तो होने के आलोक बाद जी, भी आज ही वो बधाई दे जाने दूं गए नहीं। आप लोगों को, आज ही नहीं, बधाई दे दूं। मेरा ये कहना है, चुनाव एक हमारे लिए एक चुनौती भी है। हम चुनावों में अपने लिए जनता से हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल में काम किए हैं और जो 5 साल उन्होंने अखिलेश और मायावती का देखा है, वो तीनों इस ठीक है, 5 सालों की तुलना करें और हमारे को पहले से भी अधिक जो है बहुमत। अवधेश जी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? मुझे आपकी आवाज। हाँ अवधेश जी, देखिए, जब तक चुनाव होता रहा, रैली, जनसभा या बाइक रैली, पदयात्रा, नुक्कड़ सभाएं, ये पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव प्रचार के तरीके की एक जान, लेकिन इस जान को आधा भी नहीं छोड़ा, उसका भी आधा कर दिया, या कहे कि कुछ फीसदी छोड़ा, वो भी डोर टू डोर। तो चुनौती तो है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, कैसे 1 to 1 मतदाताओं के साथ। सबसे बड़ी चुनौती ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। ये एक अलग तरीके से चुनाव होने जा रहा है। अगर 15 जनवरी तक सब कुछ सही रहा तो हो सकता है इसे हटा लिया जाए, या कुछ गड़बड़ हुआ इसे चुनाव तक, यानी कि 10 मार्च तक बढ़ाया जाए। नहीं, देखिए, अगर 15 जनवरी के बाद केस बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ा तब भी पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये खतरा बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन का खतरा भयानक रूप से बढ़ा है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव इस बार होना तो कोरोना के आतंक के साए में ही है। अब राजनीतिक दलों को ही नहीं, हम सब इस देश की जनता और मतदाता हैं, तो हमारे से ही राजनीतिक दल बनते हैं। ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल कोई आकाश से बरस गए हैं। आखिर हमारे लोकतंत्र के वही आगे ले जाने वाले सबसे शीर्ष स्तंभ जो कहा जाता है संसदीय गणतंत्र में, वो संसद या विधानसभाएं हैं, तो उसको चलाती राजनीतिक पार्टी तो हमसे बनती है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे हालत में हमारा व्यवहार कैसा हो चुनाव और राजनीति के प्रति। और मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, कोरोना है एक बीमारी के रूप में आई है। हालांकि कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, एक चीज ये भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जिसे भी आप प्रत्याशी बना रहे हैं उसका आंकड़ा देना होगा। अगर कोई केसेस उसके ऊपर है 48 घंटे के भीतर अगर आप चुनते हैं, वजह भी बतानी होगी कि क्यों आपने चुना है। तो क्या ये पारदर्शिता बढ़ती जाएगी? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में निर्णय दे दिया कि 2 साल से अधिक किसी को सजा होगी तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा और चला जाएगा, तब से पॉलिटिकल पार्टियां काफी हद तक संभल गई हैं। आप देखेंगे केसेस जब आप सार्वजनिक जीवन में है तो लोगों पर मुकदमे होते हैं, आप आंदोलन करते हैं, बहुत सारी स्थितियों में गंभीर मामलों में मुकदमे होते हैं। तो जाहिर है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है शपथ पत्र पहले से देना पड़ता था, उसमें एक कॉलम और जुड़ गया है कि आप क्यों, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से पूछे कि आपने क्यों टिकट दिया है। अगर चुनाव आयोग को ये, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि चुनाव आयोग अंततः इस संविधान के तहत काम करती है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन वो शपथ पत्र के देते थे, अब वो भरेंगे पॉलिटिकल पार्टी कि हमने क्यों दिया है, इसका क्या कारण बताया जा सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टियां देंगी, कोई लिखेगी पॉलिटिकल पार्टी कि हमने इनको जीत के कारण दिया है कि हमारे जीत सकते हैं, तो जाहिर है चुनाव आयोग अगर ऐसा कॉलम देती है तो वो चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टियां झूठ भरें। इसका कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति जिसको सजा नहीं हुई हो, जिस पर मुकदमे हैं, हर एक पार्टी के लिए जिताऊ कैंडिडेट जरूरी होता है, वो आगे क्या पीछे क्या, ये तो देखना हमें लगता है बेमानी। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं 2017 के क्या आंकड़े थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, और जो ये चुनाव हुआ, अब 2022 का चुनाव एकदम अलग होने जा रहा है, उस पर चर्चा लगातार जारी है। सुनते हैं।
साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, वो चुनाव जब मोदी लहर में कई गढ़ दरकते दिखे और नतीजा आप खुद देख सकते हैं। बीजेपी को 403 सीटों में से 312 सीटें मिली थीं। इस साल तो बीजेपी का वोट प्रतिशत भी करीब 40% था, तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एसपी का वोट प्रतिशत करीब 22% रहा। तो 2017 में बीएसपी को 19 सीटें तो कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थीं। तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6.25% रहा। आरएलडी इन चुनावों में खस्ता हाल दिखी और इसे सिर्फ 1 सीट ही मिली। वहीं उसका वोट प्रतिशत भी सिर्फ 1.78% था। आलोक जी, उम्मीद क्या करते हैं इस बार? 300 प्लस का तो नारा दे रहे हैं, लेकिन उस दौरान एसबी भी आपके साथ थी, अब निषाद पार्टी है। नहीं ऑनलाइन की आजादी होती है और उन साथियों को भी ये आजादी होती है कि वो अपने अकेले जाए या किसी के साथ जाए। हम किसी को बांध के नहीं रख सकते और किसी को जबरन पकड़ भी नहीं सकते। मेरा इतना कहना है, समान विचारधारा के लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की नीति पर विश्वास है, वो हमारे साथ हैं। और जिन लोगों को जो है अखिलेश यादव जी का दंगा राज, अपराधियों वाला राज, आतंकवादियों को प्रश्रय वाला राज, दंगाइयों का तुष्टिकरण वाला राज पसंद रहा हो, वो उनके साथ में है। तो ये तो आज व्यक्ति को और उस दल को तय करना है कि वो किस पाले में खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां की बात है, हमने बीमारू प्रदेश हमको मिला था, एक हमको अपराधी और दंगाई प्रदेश हमको मिला था। 10 तारीख को सब कुछ हो जाएगा। सुरेंद्र का रुख करते हैं, उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। हालांकि वर्चुअल रैली तो सीएम ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में तो कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि यही ट्रेंड आगे फॉलो होने वाला है। तो ऐसे में क्या कहें कि कांग्रेस से आगे बीजेपी, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी क्या कुछ रणनीति प्रचार को लेकर अपनाएगी? सुरेंद्र, देखिए राहुल, मैं आपकी बातों का पूरी तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त सचिवालय मीडिया सेंटर में हूं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तस्वीर के बीच में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, ये दोनों तस्वीर यहाँ से हटा ली गई। इसका मतलब साफ है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इस वक्त चुनाव आयोग सर्वोपरि है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी सरकार के दबाव में नहीं होते हैं। ये स्पष्ट संदेश है। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था ताकि हमारे जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये समझें कि चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव को कराता है और क्यों हम निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। जो बात आपने की, देखिए उत्तराखंड में 20 सालों में जो चुनाव रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें तीसरी पार्टी के लिए वैक्यूम नहीं था। तीसरी पार्टी के लिए वैक्यूम रहा है। 2002 में बसपा 7 सीटें लेके आई, 2007 में बसपा 8 सीटें लेके आई, 2012 के चुनाव में वो 3 सीट में चले गई और 2017 में वो 3 सीटें भी गायब हो गई, यानी खाता नहीं खुल पाया। इस बार आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प दिखती है जो लगातार तैयारी कर रही है, जिसके नेता यहाँ आते हैं, प्रचार करते हैं। वो दावा कर रही है 70 सीटों पे चुनाव वो लड़ेंगे और सरकार बनाने का। हालांकि जनता को तय करना है कि उनके दावों में कितना दम है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये चुनाव किस तरह से जा रहा है तो मैं बताऊंगा कि मुख्य रूप चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से
सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी की सरकार। वहीं आपको बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, वो बताते हैं। उन्होंने लिखा, यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिति की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। आगे उन्होंने लिखा, खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा हर चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिस पर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने एवं तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनाव आयोग से खास अपील। उन्होंने एक ट्वीट और किया, लिखा, चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है जिसके प्रति खासकर गरीब, मजदूर व मेहनतकश लोग अति उत्साहित रहते हैं, जिनकी भावना व अधिकारों की विशेषकर वोटिंग वाले दिन हर प्रकार से रक्षा जरूरी हो। नागरिकों के मताधिकार की रक्षा उनके मूलभूत अधिकार की तरह संविधान के मंशा के अनुरूप हो तो बेहतर। एक ट्वीट और किया है बीएसपी अध्यक्ष ने। उन्होंने लिखा, बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व उम्मीदवारों आदि को भी सख्त निर्देश है कि वो पार्टी अनुशासन के साथ साथ आज से ही लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन करें। और निखिल का रुख करते हैं। निखिल, जाहिर तौर पर सीएम ने एक बार फिर कह दिया कि अब की बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही बीजेपी। दावा समाजवादी पार्टी का भी है, दावा कांग्रेस का भी है, दावा और विपक्षी दलों का भी है। चुनौतियों के बीच किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी सभी दलों की? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौतियों के बीच में सभी दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात का डिक्लेरेशन चुनाव आयोग के सामने जब लखनऊ में बैठक हुई थी तो सभी दलों ने दिया था। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की डेटें डिक्लेयर हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल आज से चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसके साथ ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी पाबंदियां हैं, किस पाबंदियों के तहत पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में होंगी। तो उसमें एक बात बहुत साफ है कि कोई भी रैलियां नहीं होंगी, नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, यानी पब्लिक गैदरिंग का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हुआ करता था सभी राजनीतिक दलों के लिए। जब इस तरह की भीड़ इकट्ठा होती थी, रैलियां होती थी, रोड शो होते थे, एक माहौल बनता था राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में। वो माहौल शायद इस बार उतना नहीं दिखेगा। अब ये तय होगा कि तकनीकी तरीके से चुनाव होगा। चुनाव के लिए जो राजनीतिक दल है वो वर्चुअल रैलियां करेंगे, चूंकि ये बात बहुत साफ है कि 15 तारीख तक चूंकि ये सरकार, वो चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां और नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी। ये उस केसेस में कहा जब कोरोना के केस कम होंगे। आप देखिए तो प्रतिदिन सामान्य परिस्थिति में जब वही चुनौतियां बहुत ज्यादा है और ऐसे में हालांकि हर चुनाव से ये एकदम अलग चुनाव है। ऐसे में जो चुनौतियां हैं उससे किस तरीके से चुनौतियों को पार करते हुए सियासी दल चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आकलन शुरू हो गया होगा, रणनीति बननी शुरू हो गई होगी। और कौन कौन से बड़े चेहरे 2017 में और किस तरीके से अब 2022 का चुनाव ये अहम है, इसे भी कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं।
मतदाता का मूड हो या मुद्दा, चुनावी सियासत में इन्हें बदलने का कोई मादा रखता है तो वो है दिग्गज शख्सियतें। आज आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी बातों का होता है असर, जो रखते हैं जमीनी पकड़। उन दिग्गजों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मौजूदा सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, चुनावी बिसात की वो शख्सियत जिसके नाम की लहर ने 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, तो 2017 में लंबे वक्त के बाद 300 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और 2019 में एक बार फिर दिल्ली की सत्ता दिलाई। उत्तर प्रदेश के चुनावी पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनकी हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड शख्सियत और उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल चुनावी समीकरणों को बदलने का मादा रखता है। राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह भी हैं, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। 2017 में बीजेपी को बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाने के पीछे अमित शाह की वो रणनीति थी जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया। और अब आते हैं उस चेहरे पर जो उत्तर प्रदेश की सियासी सतह पर सत्ताधारी दल बीजेपी को चुनौती देता नजर आता है और माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चेहरा, उनके साथ जो सियासी विरासत है वो बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। और अब बात पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, जिनकी छवि कड़े प्रशासक की मानी जाती है, खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर, और बड़े वर्ग के बीच खासी पैठ इनकी मानी जाती है। मायावती के चेहरे पर ही बीएसपी ने 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई थी। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर, जिनकी शख्सियत को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जोड़कर देखा जाता है। प्रियंका गांधी लंबे वक्त से कांग्रेस को यूपी में दोबारा स्थापित करने के लिए खासी मेहनत कर रही हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता विशाल राजपूत का रुख करते हैं। स्वागत है आपका विशाल जी। क्या कुछ रणनीति, सब कुछ तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, कैसे चुनाव होगा, तारीख का ऐलान हो गया, नामांकन प्रक्रिया क्या होगी, नाम वापस कब लिया जाएगा, लेकिन रणनीति क्या है कांग्रेस की? देखिए, आज कांग्रेस जो चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसका स्वागत है और पूरा विश्वास है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट का भी समय है, क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी का दौर है और इस वैश्विक महामारी में समाज को, अपने आप को, लोग और क्या कहते हैं, जो मतदाता है उनको बचा के चुनाव कराना है। और कहीं ना कहीं जो सारी चीजों पे पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे नुक्कड़ सभाओं पे, रैलियों पे, बहुत सारे जो चुनाव आयोग के जो नियम बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वैश्विक महामारी का जोर है और इसमें क्या कहते हैं कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कदम बढ़ाना है। और वैसे भी आज हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने वर्चुअल मीटिंग करके आज इसकी शुरुआत भी कर दी है, जो एक बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि जान से बड़ी राजनीति नहीं है। और हाँ, मगर चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव आयोग में कई बार पिछले चुनाव, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को, कायदों को, कोविड के नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा चुका है। तो इसीलिए आज सबसे संकट का समय है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी है। और जैसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को सुन रहा था और वो अभी से बोलने लगे हैं कि 60% हमारी और बाकी 40 पे, तो कहीं ना कहीं ये जांच का भी विषय है। तो कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जमीन पर माननीय प्रियंका गांधी जी, ठीक है, आप तीनों मेहमान और हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लगातार महाकवरेज जारी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। अभी कुछ रेत पड़ी है, ये अखिलेश बाबू के पेट में मचलन हो रही है। अब की बात शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो कब्जा करेगा। पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है।